सरकार जो जीएसटी रिफॉर्म लेके आई है, आने वाले समय में कितने सकारात्मक इस परिणाम है वो देखने को मिलने वाला है। जीएसटी घटने से देश की जनता को वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। एक एक व्यक्ति जीएसटी देता है, पैदा हुआ बच्चा भी जीएसटी देने का माध्यम बनता है। अगर उसका डायपर आता है तो उस पर भी जीएसटी पेड करके आता है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब पे अब सिंगल जीएसटी होनी चाहिए। सरकार क्योंकि डायरेक्ट बहुत से प्रोडक्ट्स का विरोध नहीं कर सकती, तो जागरूक होना पड़ेगा जनता को। जनता को उन उत्पादों को खरीदना चाहिए जो उत्पाद भारत में बन रहे हैं। जो लोग नशे का सामान इस्तेमाल करते हैं वो किसी के मानने से मानने वाले नहीं हैं, लेकिन सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने के समान अवसर उपलब्ध हों, ताकि ई कॉमर्स से व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना होने पाए। 5 साल बाद हमारा मुनीम बदल जाता है, हमारा अकाउंटेंट बदल जाता है, ना हमें याद होता है, तो हम क्या उसका जवाब देंगे। तो ये केस कराने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। सरकार जीएसटी रिफॉर्म लेके आई है, लेकिन अब इस रिफॉर्म का व्यापारियों को कितना फायदा होने वाला है, देश और प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है इसको कितना फायदा होने वाला है और रोजगार कितना बढ़ने वाला है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता। सर, टीवी 24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार जो जीएसटी रिफॉर्म लेके आई है, आने वाले समय में कितने सकारात्मक इसके जो परिणाम है वो देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम ही होंगे। जीएसटी घटने से देश की जनता को वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। तमाम ऐसी वस्तुएं जो पहले 28% के स्लैब पे थी वो 18% के स्लैब पे आ गई हैं। जैसे कि सीमेंट 28% पे था, 18 पे आ गया। तो जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनको 10% का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो आज की समय की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है उसको बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और लोग बीमे के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लोग बीमा, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा कराएंगे, जो होना भी चाहिए, बहुत बड़ी आवश्यकता है ये। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे अनेक आइटम्स पे 32 इंच तक का टीवी और अलग अलग उसके क्लासिफिकेशन हैं, तो वो भी वस्तुएं 28 से 18 पे आई हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वो भी जो है 28 से 18 पे आए हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इससे मजबूत होगा। कुल मिला और खाने पीने की डेली यूज़ की दूध, दही, पनीर, घी, इस टाइप के जो आइटम हैं उसको एग्जम्प्ट किया गया है। तो इसका निश्चित रूप से देश की जनता को लाभ मिलेगा। 140 करोड़ की आबादी में एक एक व्यक्ति जीएसटी देता है, पैदा हुआ बच्चा भी जीएसटी देने का माध्यम बनता है। अगर उसका डायपर आता है तो उस पर भी जीएसटी पेड करके आता है। तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स भले सब लोग नहीं देते, लेकिन जीएसटी देश का एक एक व्यक्ति देता है, तो सबको कुछ ना कुछ लाभ होगा। किचन सस्ता होगा, उनके अपने महीने के खर्च में बचत आएगी और उस बचत से लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने से भारत का आंतरिक डिमांड बढ़ेगा। कोई व्यक्ति जिसने मान लीजिए 3,000 रुपये महीने की सेविंग कर ली, तो 3,000 रुपये के हिसाब से 36,000 रुपये उसको साल में उसके पास सेविंग हो गई। तो उस 36,000 को कहीं वो इन्वेस्ट कर सकता है, उस 36,000 को अपने हिसाब से कहीं खरीदारी में लगा सकता है। तो निश्चित रूप से इससे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से फैक्ट्रियों को लाभ मिलेगा और व्यापारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी भी सेल बढ़ेगी। और जब सेल बढ़ेगी तो सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा। तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जो सिन गुड्स में आती हैं, उनको 40% के स्लैब में रखा गया। जैसे कि अल्कोहल है, पान मसाला है, इनको 40% पर रखा गया। ये भी ठीक है, क्योंकि 40% में रखने से क्या होगा कि जो लोग नहीं खरीदने की स्थिति में होंगे तो नहीं खाएंगे, तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अगर वो नहीं मानते हैं, खा ही रहें, तो उनके माध्यम से देश के लोग भी भला हो जाएगा। फिर वो लोग भी अपना जीएसटी के माध्यम से सेवा करेंगे देश की। तो कुल मिला के यहाँ तक तो सब ठीक है। अब व्यापारियों के सामने एक दूसरा प्रश्न है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा देखने वाला है। जिन वस्तुओं में एग्जम्प्ट किया गया है, अब रिटेल सेक्टर के व्यापारी जो बिल्कुल छोटे वाले व्यापारी हैं और 20 लाख रुपए से नीचे की उनकी सेल थी, तो वो जीएसटी में पंजीकृत नहीं है। वो जो परचेस करके लाए हैं वो जीएसटी पेड करके लाए हैं। अब ऐसे में उनके पास आईटीसी रिवर्स करने का तो कोई माध्यम बनेगा नहीं। तो और वो वस्तु जो महंगी लेकर के आए हैं तो वो सस्ती कैसे बेचेंगे, ये समस्या एक आएगी। दूसरा, एक जीएसटी रिफॉर्म का जो अभियान चल रहा है, इसमें थोड़ा सा व्यापारियों की तस्वीर
अच्छे तरीके से प्रस्तुत होनी चाहिए। देश का व्यापारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम कर रहा है, तो इस पर तस्वीर उसकी और अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो एग्जम्प्ट हुआ है उसमें आईटीसी रिवर्स भी करनी पड़ेगी, जिसमें शून्य हो गया है उसमें आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। अनेक ऐसे विषय हम लोग के पास अब 2-3 दिन में आना शुरू हो गए हैं कि तमाम वस्तुओं पर उसका जो रॉ मटेरियल है, कच्चे चीज़ों पर 18% का स्लैब है और तैयार होने के बाद उस पर 5% का स्लैब है। तो थोड़ी विसंगतियाँ भी हैं। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है, अब रेडीमेड गारमेंट्स में 2500 तक का जो प्रोडक्ट हैं उन पे 5% है, 2500 से ऊपर वाले पे 18% है। तो बात फिर वहीं पे आ गई, जो पहले 12 पे था वो 18 पे आ गया। तो ऐसे जैसे पेंट है, पेंट पहले भी 18 पे था, आज भी 18 पे है। फर्नीचर पहले भी 18 पे था, आज भी 18 पे है। तो सरकार को इसमें देखना पड़ेगा, थोड़ी सी अभी और डीप में जाने की आवश्यकता है कि व्यापारियों को कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि व्यापारियों को आईटीसी क्लेम देने में अगर समस्या आएगी तो व्यापारियों को नुकसान होगा। जो व्यापारी पहले से खरीद के रखे हुए हैं और वो जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, तो उनका नुकसान होगा, क्योंकि उनको कहीं से भी आईटीसी क्लेम नहीं मिल सकता है, उनकी परचेज पहले से हो चुकी है। ऐसे स्थिति में उसकी छवि को भी नुकसान पहुंचेगा, लगेगा कि आप महंगा बेच रहे हैं। अभी लेबलिंग का है कि सब पे प्रोडक्ट्स पे रेट जो है, काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें एमआरपी प्रिंट होता है। तो अब एमआरपी प्रिंट होकर जो माल पहले से खरीदा हुआ है, किसी भी दुकान का पूरा माल तो बिक नहीं सकता, तो जब उसमें एमआरपी पहले से प्रिंट है तो उसको पूरा सेट करके फिर नए सिरे से करना, ये भी एक कठिन टास्क है। तो व्यापारियों को इसका भी मौका मिलना चाहिए। अधिकारी व्यापारियों को अनेक विषयों पर जागरूक करें, ना कि उनके ऊपर अभी से बिल्कुल एकदम ऐसा उनको कर दें, क्योंकि सरकार ने अगर उसको लागू किया है तो व्यापारियों को भी अपना स्टॉक क्लियरेंस में और दूसरी चीज़ों में समय लगेगा। तो सरकार को इस बात की और विभागों को इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि कोई भी नियम लागू हुआ है तो धरातल पर लागू होने में समय लगेगा। हालांकि व्यापारी तुरंत से, जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने तुरंत से इसको एप्लीकेबल भी कर दिया है, लेकिन अभी भी इसमें जो हम लोग को ज़मीनी स्तर से सूचनाएं व्यापारियों के माध्यम से मिल रही हैं, तो तमाम उस पर विसंगतियाँ हैं। अभी उसको करने की आवश्यकता। टैक्स कम होना, ज़्यादा होना एक विषय है, उसका क्रियान्वयन करना दूसरा विषय है, क्योंकि क्रियान्वयन तो व्यापारी को करना होता है। तो ऐसे में अभी जो व्यापारियों के सामने जो जो समस्याएँ आ रही हैं उसके लिए एक फोरम रहना चाहिए और सरकार उन विषयों को गहराई से ले, गहनता से ले और इसमें एक टाइम पीरियड रहे, ताकि व्यापारियों पर कोई दंडात्मक या नकारात्मक कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि उनकी बात को भी समझना आवश्यक है। उनके स्टॉक की क्लियरेंस होने तक की बहुत सी चीज़ों को समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर के लॉन्ग टर्म में ये जो हुआ है रिफॉर्म, ये फ़ायदेमंद है। अब देश को सिंगल जीएसटी की तरफ जाना चाहिए। सिंगल जीएसटी रहेगी केवल गोल्ड के आइटम को छोड़ करके और सिन गुड्स को छोड़ करके, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब पे अब सिंगल जीएसटी होनी चाहिए। सिंगल जीएसटी हो जाएगी तो सबको आसानी होगी, कोई उलझन नहीं रहेगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। रॉ मटेरियल में भी वही रहेगा, तैयार माल में भी वही रहेगा, तो निश्चित रूप से उस पर ठीक होगा। अनेक ऐसे हम लोग के पास एग्जांपल आ रहे हैं जो हाथ से बनाने वाले फर्नीचर हैं, जो वैसे फर्नीचर हैं, तो कई चीज़ों को हम लोग व्यापारी बता रहे हैं। संगठन भी उसका अध्ययन कर रहा है, संगठन भी उसकी डीप में जा रहा है, क्योंकि किसी एक विषय की जानकारी, किसी एक उत्पाद की जानकारी सबको नहीं होती। तो इसको भी संगठन को भी समझना पड़ेगा, उस ट्रेड के व्यापारी को भी समझना पड़ेगा और सरकार के अधिकारियों को भी इस बात की चिंता करनी होगी कि व्यापारियों का भी कोई उत्पीड़न ना होने पाए, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। और एक जीएसटी रहे, इसकी तरफ अब देश को जाना चाहिए। सिंगल जीएसटी रहेगा, वन नेशन वन टैक्स जो अवधारणा है वो ही होनी चाहिए, वो रहेगा तो निश्चित रूप से और अच्छा होगा। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सरकार के इस रिफॉर्म का स्वागत करता है कि सरकार ने एक अच्छे मन से इसकी घोषणा की है, इसको लागू किया है और नवरात्र के दिन से किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो फेस्टिवल सीजन है, पूरे साल की सेल एक तरफ होती है और ये एक महीने की सेल एक तरफ होती है, नवरात्रि से लेकर दीपावली तक। तो इस पीरियड में मुझे लगता है कि व्यापारियों की सेल 40% से लेकर के 50% तक का पिछले साल की अपेक्षा बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के अंदर भी एक उत्साह है, लोगों के अंदर भी जागरूकता है और लोगों ने बाज़ारों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। और इससे भारत की आंतरिक डिमांड बढ़ेगी तो एमएसएमई सेक्टर भी मजबूत होगा। अब देश इस दिशा में चल पड़ा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अभियान को भी लिया है, ये भी स्वागत योग्य है। दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के उत्पाद भारत में बिकेंगे, स्वदेशी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे
तो उससे देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। सरकार चूँकि डायरेक्ट बहुत से प्रोडक्ट्स का विरोध नहीं कर सकती, तो जागरूक होना पड़ेगा जनता को। जनता को उन उत्पादों को खरीदना चाहिए जो उत्पाद भारत में बन रहे हैं, जो कंपनियां भारत की हैं। ऐसे भी तमाम कंपनियां हैं जो हैं विदेश की लेकिन सामान भारत में बना रहे हैं। लेकिन हम लोगों का ये सोचना है कि भारत की ही कंपनी हो, भारत का ही उत्पाद, और रुपया लगातार नीचे गिर रहा है, तो हमारी विदेशी मुद्रा मजबूत होनी चाहिए। आज रुपया धीमे धीमे करके 83 के आसपास पहुंच गया है, तो हम लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो, हमारा इम्पोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, उस टैरिफ का जवाब भी भारत ने मजबूती के साथ में दिया है। अनेक देशों से भारत के व्यापारी व्यापार करना दूसरे अन्य देशों से भी शुरू कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की जनता को स्वदेशी वस्तुओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आपके इस चैनल के माध्यम से देश के सभी नागरिकों से यह अपील करता है कि हम लोग अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करें। हो सकता है कि अभी प्राइमरी स्टेज पर 100% ऐसा ना हो सकता हो, लेकिन हम लोग को जानबूझकर ऐसा करना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। कोई प्रोडक्ट खरीदते समय हमको कंपेयर करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट भारत में बन रहा है। अगर हम कोई चीज़ विदेशी ले रहे हैं तो क्या इसका हमारे पास भारत में भी कोई इसका प्रतिस्पर्धा में या इसकी तुलना में कोई उपलब्ध है। अगर वो उपलब्ध है तो हमें उसी तरफ जाना चाहिए। भारत की कंपनियां जितना मजबूत होंगी, भारत का उद्योग जितना मजबूत होगा, भारत का व्यापारी जितना मजबूत होगा, उतने रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, सरकार उस राजस्व को जनता के कल्याण में प्रयोग कर सकेगी और सबके पास एक विन विन सिचुएशन होगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा। तो कोई भी देश, हमारी तरफ आज 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, जिस प्रोडक्ट को हम लोग छू लेंगे वो प्रोडक्ट हाथों आगे बढ़े। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो अब इस देश को एक तरीके से सोचने की आवश्यकता है। देश की जनता सभी लोग एक तरफ से सोचे, केवल झूठ मूठ का हमको विरोध नहीं करना कि चाइना की झालर आपने जला दी और हमने विरोध कर दिया। अब हमें ये करना होगा कि चाइना में जो उत्पाद बनते हैं और हमारे में अगर नहीं बनते हैं, या हम यहाँ पे बनते हैं और हम उसको नहीं खरीदते हैं, उस प्रेफरेंस दूसरे कंपनियों को देते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि अगर भारत में कोई उत्पाद बन रहा है और शुरुआत में हमें कुछ 10-5% महंगा भी मिल रहा है, तो हमें वो महंगा खरीदना चाहिए, ये सोच करके कि हम देश की सेवा में काम कर रहे हैं। क्योंकि भारत धीमे धीमे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की सरकार इस बात की चिंता कर रही है, प्रदेश की सरकार इस बात की चिंता कर रही है, तो नागरिक भी अपना दायित्व निभावें और हम सब लोग मिलकर भारत को सशक्त बनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि कोई भी देश अब भारत की तरफ तिरछी निगाह से देख ना सके। संजय जी, जैसे आपने बताया कि व्यापारियों की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है, थोड़ा बहुत रिफॉर्म हुआ है। ऐसे में जो रिफॉर्म करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? क्या पुरानी व्यवस्था फेल हो गई थी? और अगर रिफॉर्म हुआ है और तब भी समस्या जो है उसका निस्तारण नहीं हुआ है, तो ऐसे में रिफॉर्म पे क्या रिफॉर्म किया जाए? देखिए, रिफॉर्म जो किया है वो टैक्स के स्लैब में किया है। हालांकि जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से 1000 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। व्यापारियों के मांग पर, व्यापारी संगठनों की मांग पर जीएसटी काउंसिल ने समय समय पर संशोधन किए हैं। एकदम फेल हो गया किसी चीज़ को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो बनाने वाले को, लगाने वाले को, इम्प्लीमेंट करने वाले को, अधिकारी को, व्यापारी को, या कोई भी जो उससे संबंधित लोग होते हैं उनको पूरी जानकारी नहीं होती। जब चीज़ें धरातल पर आती हैं तो उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, उस पर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वो देखा जाएगा। भारत का संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा में राज्य के अपने अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, देश की सरकार, केंद्र की सरकार के अपने अधिकार और कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार को भी अपने खर्चे चलाने हैं, राज्य सरकारों को भी अपने खर्चे चलाने हैं। तो संघीय ढांचे की वजह से जो इसमें जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स होते हैं वो सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जब तक सहमति नहीं दी तब तक ये स्थिति थी, सहमति दी तो अब ये स्थिति आई है। तो हर राज्य की अपनी मजबूरियां होती हैं। जब कोई गद्दी पर बैठा होता है तो बहुत सी चीज़ें देखना होता है। घर का जो मुखिया होता है उसे सभी तरफ देखना पड़ता है और धीमे धीमे चीज़ें जैसे जैसे सही होती है तो उस पर संशोधन होते हैं। मुझे लगता है कि अगर संशोधन कोई सरकार कर रही है तो ये भी स्वागत योग्य है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार भी अड़ जाती है कि मैंने कर दिया तो कर दिया, लेकिन यदि सरकार संशोधन
कर ली। ये तो विपक्ष का काम है कि वो हम तो जनता हैं, विपक्ष उसमें ये कहे कि अभी तक ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, लेकिन वो जनता का काम नहीं है। जनता ने, सरकार ने जो नियम बनाए, हम अपनी आवाज़ उसको उठा करके उस आवाज़ के माध्यम से उस त्रुटि को सही कराने का प्रयास करें। संगठन का भी ये प्रयास रहता है और देश के जितने भी व्यापारिक संगठन हैं सबने भी इस दिशा में लगातार जीएसटी काउंसिल को, वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, वाणिज्य मंत्री जी को लगातार अपने सुझाव और समस्याएं भेजी हैं और मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में ये भी हुआ है। आगे सिंगल जीएसटी की तरफ भी हम जाएंगे, ये भी निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट जनरेशन हमारी सिंगल जीएसटी की तरफ जाएगी, ऐसा भी मुझे लगता है, क्योंकि धीमे धीमे संशोधन होते हैं। और जिस समय टैक्स लग रहा था तो उस पर गुड एंड सिंपल टैक्स माना जा रहा था, लेकिन निश्चित रूप से यह टैक्स जो है व्यापारियों को लिखापढ़ी में उलझा दिया। सरकार को चाहिए कि अब ऐसी व्यवस्था करे कि व्यापारी जो अपने संसाधनों से, अपने स्रोतों से अपना पैसा खर्चा करके जनता से जीएसटी कलेक्शन करके सरकार के खजाने में जमा करने का काम करता है, उस व्यापारी को बेकार की लिखापढ़ी से बचाया जा सके। जितनी आवश्यक लिखापढ़ी है वो व्यापारी करने को तैयार है, लेकिन जितनी लिखापढ़ी कम होगी व्यापारी को अपना व्यापार करने का अवसर मिलेगा, अधिकारियों से उत्पीड़न का अवसर कम हो जाएगा और अधिकारियों के पास भी आर्थिक उत्पीड़न का या भ्रष्टाचार का या कोई भी प्रकार का उत्पीड़न करने का अवसर कम हो जाएगा। तो सरकार को इस दिशा में भी अब काम करना चाहिए कि व्यापारी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम कर रहा है, सरकार के राजस्व को अपने संसाधनों से भरने का काम कर रहा है, तो उस व्यापारी को सम्मान दिया जाए, उस व्यापारी को एक अच्छी निगाह से देखा जाए और उस व्यापारी को सारी सुविधाएं दी जाए। ये तो हमने बात कर ली ऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो व्यापारी हैं वो इस रिफॉर्म को किस तरीके से उसमें अडेप्ट हो पाएंगे? मैंने बताया जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यापारी हैं, मान लीजिए कुछ ठेले पे लगाते हैं या कुछ और जगह लगाते हैं, तो उनको जिस दर पे आइटम मिला है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग चाहे जितना प्रयास करेंगे वो घाटा खाने की स्थिति में नहीं होंगे, वो उसी कीमत पर अपना बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके पास स्टॉक भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो ये स्टॉक हमको लगता है कि 1-2 दिन में, 3 दिन में क्लियर भी हो जाएगा। और क्योंकि वो जीएसटी में पंजीकृत ही नहीं होते हैं, तो उनके पास इनपुट लेने का भी कोई अवसर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि जल्दी जो नया माल नए रेट पे वो खरीदेंगे तो उसका लाभ वो देना शुरू कर देंगे। और क्योंकि ये अनाउंस पहले हो गया था, तो काफ़ी व्यापारियों ने अपने स्टॉक को कम और ख़त्म करने का भी काम किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत समस्या इसमें अब नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो लक्ष्य रखा गया है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा है ये लक्ष्य। इस रिफॉर्म से इकोनॉमी, प्रदेश की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा? मुझे लगता है कि इसी फेस्टिवल सीजन में ही गवर्नमेंट का जो पिछले तिमाही का लक्ष्य था या जो प्राप्ति हुई थी, वो प्राप्ति इसी माह में उनको हो जाएगी। इसी अक्टूबर माह में सरकार को उतना टैक्स मिल जाएगा। सरकार का नुकसान कहीं से नहीं होगा, क्योंकि जो 40% स्लैब पे लाए हैं तो उधर उनको फ़ायदा होगा। जो लोग नशे का सामान इस्तेमाल करते हैं वो किसी के मानने से मानने वाले नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं सामान खरीदेंगे, तो उसके माध्यम से सरकार का राजस्व बढ़ जाएगा। कोयले पे उन्होंने जीएसटी बढ़ाई है, तो कोयले के माध्यम से उनका राजस्व बढ़ेगा। और चूँकि व्यापारियों की सेल बढ़ेगी तो उसके माध्यम से भी राजस्व बढ़ेगा। तो देश मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है। $5 ट्रिलियन इकनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है उसके धीमे धीमे नज़दीक हम लोग पहुंच रहे हैं। सरकार थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को और देख ले, जो भी सरकार की नीतियां हैं वो सही तरीके से सही समय पर धरातल पर उतर जाएंगी, तो निश्चित रूप से देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था और अच्छी होती जाएगी। अगर हम भारत की बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, तो हम सर्विसेज सेक्टर में तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं लैग करते हैं। ये रिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो हमारा है उसको कितना मजबूत करेगा? देखिए, अब भारत ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमज़ोर है, भारत तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफ़ी मजबूत हो गया है, लेकिन अभी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल सच है। और सरकार इस दिशा में तमाम स्कीमें भी लाई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान सरकार ने चलाया है, जिसमें 5 लाख तक का लोन दे रहे हैं बिना सिक्योरिटी के और बिना ब्याज के। तो निश्चित रूप से इससे नए उद्योग स्थापित होंगे। एमएसएमई सेक्टर में जो युवा आना चाहते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और सरकार को धीमे धीमे
में जो कोशिशें कर रही हैं वो कोशिश कामयाब होती जाएगी। और आज तमाम युवा जो हैं वो रोजगार के अवसर के रूप में व्यापार को, उद्योग को ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि नौकरी से ज़्यादा रोजगार में और व्यापार में अवसर हैं, तो देश के युवा इसको अपना रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और इस रिफॉर्म से सभी को फायदा होगा। यानी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं आत्मनिर्भरता जो कहा जा रहा है, जो नीति लागू करने की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत बनेगा अगर ये रिफॉर्म सक्सेसफुल होता है। नहीं, रिफॉर्म भी सक्सेसफुल होगा, भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा और भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। आज लाखों की संख्या में देश में नए उद्योग स्थापित हुए हैं। अब युवा नौकरी की तरफ कम भाग रहे हैं, युवा अपने रोजगार की तरफ अधिक भाग रहे हैं। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और युवा जो हम लोग के बाद वाली पीढ़ी है, ये पीढ़ी बहुत सचेत है, ये बहुत बढ़िया काम कर रही है, इनकी सोच बहुत बढ़िया है। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमारे देश के युवा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज विदेशों में किसी भी जगह आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे भारत के ही लोग हैं और तमाम लोग वहाँ से वापस आकर के अब यहाँ पर उद्योग लगाने की चेष्टा भी कर रहे हैं। उसका भी वो भी हम लोग के पास जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में अब भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, समय लगेगा। देखिए, कभी भी कोई किसी भी चीज़ को मुँह से कह देना और किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करना, दोनों अंतर होता है। अमली जमा पहनाने में समय लगता है, उसमें तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। जब कोई फैक्ट्री शुरू होती है तो उसके शुरू होते में क्या क्या समस्याएं होती हैं ये धीमे धीमे मालूम पड़ती हैं। तो लेकिन लोग लगे हैं, सरकार भी लगी है, देश की जनता भी लगी है, देश के युवा भी लगे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। थोड़ा सा ई कॉमर्स को और ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियाँ देश के ट्रेडिशनल व्यापारियों को नुकसान पहुँचा रही हैं, तो सरकार को इस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सरकार का ज़्यादा मोह अपने व्यापारियों की तरफ होना चाहिए, सरकार की ज़्यादा चिंता अपने व्यापारियों की तरफ होनी चाहिए। अब जिन सेक्टरों में एफडीआई की आवश्यकता नहीं है, उन सेक्टर में अगर एफडीआई नहीं रहे तो कोई समस्या। जैसे इंश्योरेंस का सेक्टर है, अब इंश्योरेंस के सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती, कोई पैसा तो पब्लिक देती है। तब उसमें एफडीआई करने से हमारी विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है या हमारा पैसा दूसरे देश में जा रही, मेरी अपनी सोच है। तो सरकार को ये चिंता करनी चाहिए कि भारत की में कैसे विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़े, भारत के लोग कैसे मजबूत हों और हमारे देश से कमा करके ज़्यादा लोग, ग्लोबल मार्केट है तो आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने के समान अवसर उपलब्ध हों, ताकि ई कॉमर्स से व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना होने पाए। ई कॉमर्स व्यापार करने की एक नई विधा है जिसको देश के युवाओं ने अपना लिया है, देश की जनता ने अपना लिया है, तो ये विधा बंद नहीं होगी। लेकिन इस पर जो भारत के नियम कानूनों का उल्लंघन करके ई कॉमर्स कंपनियाँ, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियाँ व्यापार कर रही हैं, उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। देश में रिटेल ट्रेड की पॉलिसी और ई कॉमर्स पॉलिसी लगाने की आवश्यकता है। अच्छा संजय जी, जीएसटी को आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में बाइफरकेट किया गया है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा और तमाम हमारे जो दर्शक जानें, इसको अगर आप सरल भाषा में समझा पाएँ और व्यापारियों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो ये कितना फ़ायदेमंद है इसका ये बाइफरकेशन? देखिए, मैंने बताया कि भारत में संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे की वजह से स्टेट के अपने खर्चे हैं और केंद्र के अपने खर्चे हैं। तो सरकार ने दोनों ही सरकारों को चलाने के लिए व्यवस्था बनाई है, तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये तो इंटरनल मामला है। इसमें सरकार का मामला, विभाग का मामला है। इसमें ना व्यापारी को बहुत कुछ लेना देना होता है, ना जनता को लेना देना होता है। ये सरकार अपने हिसाब से काम करती है। व्यापारी को एक सबसे बड़ी चीज़ आपके चले के माध्यम का जैसे केस कराने का है। अब 5 साल बाद अधिकारी केस कर रहे हैं। क्यों 5 साल बाद कर रहे हैं? आपके पास सारा डाटा पोर्टल पर उपलब्ध है, परचेज भी आपके पास उपलब्ध है, सेल भी आपके पास उपलब्ध है। इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको निपटारा कर दीजिए। 5 साल बाद हमारा मुनीम बदल जाता है, हमारा अकाउंटेंट बदल जाता है, ना हमें याद होता है, तो हम क्या उसका जवाब देंगे? तो ये केस कराने की प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। साल के साल चीज़ों का निपटारा होना चाहिए। 5 साल बाद वो पेनल्टी लगाते हैं, 5 साल बाद वो डिमांड निकालते हैं, 10 साल बाद वो डिमांड निकालते हैं, फिर उसके बाद व्यापारी का दोहन होता है। तो ये केस कराने की परंपरा ख़त्म होनी चाहिए। सारी चीज़ों पर उनके पास डाटा उनके उपलब्ध है, तो उसी के आधार पर उसी फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार तो जीएसटी रिफॉर्म लेकर आई है, लेकिन व्यापारियों का जो साफ तौर पे जो कहना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही तरीके से हुआ तो ये एक बूंद की तरह काम करेगा देश के लिए, और अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ तो एक कर्ज की तरह काम करेगा देश के लिए। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सचिन तिवारी, TV24 नेटवर्क, लखनऊ।